Hello friends, welcome to the channel. Today we are going to continue with history of English language. This was discontinued for a shorter period of time because we started phonetics. Many aspirants were asking me कि कुछ videos तो phonetics के भी ले आइए, तो मैंने सोचा कि पहले phonetics को थोड़ा complete करवा देते हैं. हिस्ट्री के already 10 chapters हो चुके थे हमारे और अब हम करेंगे chapter 11 and coming Sunday I have kept a test on Telegram channel. तो जितने भी हिस्ट्री के चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके होंगे, ऑल्दो ये लास्ट चैप्टर रहता है, अब हमारा 10 तो हो ही चुके हैं, उन सभी प्रीवियस चैप्टर्स में से आपका टेस्ट होगा. टेलीग्राम चैनल आई होप आप सबने ज्वाइन किया हुआ है. नहीं किया है तो अभी करिए, लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में. तो अब आप सब ये 10 चैप्टर्स कर चुके हैं, अच्छे से कवर करिए, बार बार देखिए, एग्जाम्स में भी काम आएंगे और अभी जो अपकमिंग टेस्ट है आपका उसके लिए भी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी. बहुत अच्छे मार्क्स आने चाहिए. ऑल्दो लास्ट जो मैंने फोनेटिक्स का टेस्ट कंडक्ट किया है काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया था और मेजरली आंसर सही आए थे, वही होना चाहिए इस बार भी. इन सभी प्लेलिस्ट्स को ध्यान में रखिए और अपनी प्रिपरेशन करते रहिए. तो ये 10 चैप्टर्स हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. अप्रॉक्सीमेटली 22 वीडियोस ऑलरेडी हैं, क्योंकि कुछ चैप्टर्स ऐसे थे जो 2, 3, 4, 5 पार्ट्स में भी कवर करवाने पड़े थे, कुछ चैप्टर्स छोटे थे. 11 चैप्टर अभी देखते हैं, एटलीस्ट 2 पार्ट्स तो मेरे पास बन चुके हैं, एक आज कवर हो जाएगा एंड रेस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑल्सो आई विल ट्राई टू अपलोड एज अर्ली एज पॉसिबल. चैप्टर 10 में हमने एंड में क्या किया था उससे थोड़ा सा कनेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं हिस्ट्री के वीडियोस को कवर किए हुए. मुझे बहुत दिन हो गए, लेकिन आपको बहुत दिन नहीं होने चाहिए, क्योंकि आपको तो मैं कंटिन्यूसली फोर्स करती रहती हूँ कि सब कुछ पढ़ो, मैं टेस्ट कंडक्ट करूँगी. आप लोग वो सब कुछ फॉलो करें जो मैं आपको कह रही हूँ करने को, और उसी मैनर में बार बार देखिए वीडियोस को, हैंड रिटन नोट्स बनाइए, तो सब कुछ अच्छे से कवर हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा आपका एग्जाम. लेकिन इफ यू विल बी lethargic and you will procrastinate things, then I cannot assure anything. तो लिबरल क्रीड, दैट इज द लास्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर 10 दैट वी कवर, जहाँ पर इंग्लिश को लेकर एक लिबरल फील आने लग गया था लोगों में और इंग्लिश के हर एस्पेक्ट को और हर एक्सेंट को इजीली एक्सेप्ट किया जा रहा था बाय इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड. अब यहाँ पर बात होगी अमेरिका में इंग्लिश कैसे आई और इंग्लिश की सेटलमेंट कैसे हुई अमेरिका में. इंग्लिश लैंग्वेज अमेरिका में आई थी बाय कॉलोनिस्ट्स फ्रॉम इंग्लैंड, जो कि अटलांटिक सीबोर्ड में सेटल हुए थे इनिशियली इन 17th century. इट वॉज देयरफॉर द लैंग्वेज स्पोकन इन इंग्लैंड एट दैट टाइम एंड द लैंग्वेज स्पोकन बाय शेक्सपियर, मिल्टन, बनियन. बहुत ही पॉपुलर 3 राइटर्स के नाम लिए मैंने यहाँ पर. इट वॉज द अर्ली कॉलोनिस्ट्स who brought US or speech and established its form. Those who came later were largely assimilated in generations or two, and though their influence may have been felt, it is difficult to define. It is to these early settlers that we must devote our chief attention. तो 17th century में कौन कौन से सेटलर्स आकर सेटल हुए थे अमेरिका में, उनके बारे में ही ये पूरा वीडियो रहेगा आज का वीडियो. मैंने अपने कुछ सब्जेक्टिव यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बनाया था लगभग 1 साल पहले, जिसमें मैंने बहुत डिटेल में कॉलोनियलिज्म को डिस्कस किया है, कॉलोनियलिज्म इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. तो इस वीडियो को भी आप देखिए, बहुत सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको जानने को मिलेंगे जो कि आपके एग्जाम में काम आएंगी. और ये पूरा वीडियो ही इन 13 कॉलोनीज पर बेस्ड है. तो ये वीडियो, इसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में. इन केस यू आर नॉट एबल टू फाइंड, एक कमेंट कर दीजिए एंड यू विल गेट द सेम लिंक. तो लिंक मिले उसके बाद आपको स्टडी करनी है. तो आज की स्टडी करने के लिए आपके पास एटलीस्ट 2 वीडियो ज़रूर हो जाएंगे, वन विच वी आर कवरिंग एंड वन दिस एडिशनल वन. तो एडिशनल को भी हमेशा ध्यान में रखिए, अपनी स्टडी बहुत थॉरो करनी है हमें. मैंने आपको बताया कि 13 कॉलोनीज का डिटेल वीडियो भी आप लोग देख लीजिए, बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है. कॉलोनियल सेटलमेंट एक बार देख लेते हैं. इट वॉज द सेटलमेंट ऑफ 13 कॉलोनीज. प्यार से हम इसको कंबाइन करके 13 कॉलोनीज कहते हैं. मे बी इस नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए आपके पास. एंड इट वॉज फ्रॉम मैसेच्यूसेट्स टू जॉर्जिया, फ्रॉम मैसेच्यूसेट्स टू
जॉर्जिया, यू कैन से बहुत ही नैरो पैसेज है, और एक्चुअल में इतना नैरो नहीं है जितना मैप्स में लगता है। मैप में तो बहुत सारी कंट्रीज बिल्कुल छोटी सी लगती हैं, लेकिन रियलिटी में इसको नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड ही बोला जाता था, क्योंकि देखने में बहुत छोटा लगता है। सो दिस एरिया इज फेमिलियरली डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस: न्यू इंग्लैंड, द मिडल अटलांटिक स्टेट्स एंड द साउथ अटलांटिक स्टेट्स। कुछ पॉइंट्स हैं, लगातार नोट करते रहिए, चाहे रिपीट हो रहे हैं मेरे वीडियो में भी तब भी आप देखिए उन पॉइंट्स को, अगर इंपॉर्टेंट होंगे तब भी रिपीटिशन की वैल्यू है। द अर्लीस्ट न्यू इंग्लैंड सेटलमेंट्स वो मेड अराउंड मैसेच्यूसेट्स बे, मैंने आपको दिखा दिया ये, बिटवीन 1620 एंड 1640। तो आपको ये सेंचुरी आ सकती है कि कौन सी सेंचुरी में इंग्लैंड ने अमेरिका को कॉलोनाइज करना शुरू किया था। आपका आंसर रहेगा 17th सेंचुरी, right? So some 200 vessels came from England to New England, bringing upward of 15,000 immigrants. तो लगभग 200 जहाज आए होंगे यहाँ पर, जिनमें से 15,000 पैसेंजर्स इमिग्रेंट्स उतरे, और उन्होंने इन सभी एरियाज में धीरे 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 सेटल होना शुरू कर दिया। तो धीरे धीरे इन सभी एरियाज में सेटलमेंट शुरू हो गए। यहाँ जो ईयर दिए गए काफ़ी अप्रॉक्सीमेट ईयर्स हैं, बिकॉज एग्जैक्टली पता लगाना तो बहुत मुश्किल है। तो अर्ली सेटलमेंट्स इन एरियाज में हुई थी जिनको हम न्यू इंग्लैंड कॉलोनीज कहते हैं। न्यू हैम्पशायर, मैसेच्यूसेट्स, रॉड आइलैंड, कनेक्टिकट, और बाद में काफ़ी बाद में जाकर ब्लू एरियाज में, जिनको कि हम सदर्न कॉलोनीज कहते हैं, यहाँ पर प्रोग्रेस और सेटलमेंट शुरू हुई। नॉर्थ कैरोलिना, साउथ कैरोलिना, जॉर्जिया। अब हम ट्रेडिशनल ग्रुपिंग्स देख लेते हैं जो कि ऑफिशियल मानी जाती है। न्यू इंग्लैंड कॉलोनीज: न्यू हैम्पशायर, मैसेच्यूसेट्स, रॉड आइलैंड, कनेक्टिकट। न्यू हैम्पशायर, मैसेच्यूसेट्स, रॉड आइलैंड, कनेक्टिकट। एंड द मिडल वन: न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, पेंसिल्वेनिया एंड डेलावेयर। एंड द सदर्न कॉलोनीज: मैरीलैंड, वर्जीनिया, नॉर्थ कैरोलिना, साउथ कैरोलिना एंड जॉर्जिया। धीरे धीरे वर्जीनिया के वेस्ट में, यानी कि मिडिल वेस्ट में भी प्रोग्रेस होनी शुरू हो गई। ये आप देख सकते हैं, वर्जीनिया के साथ वेस्ट वर्जीनिया, ओहायो, इंडियाना, केंटुकी, इवन टेनेसी। Many people started moving to these places, and the extent was so much that they soon outnumbered the French in this region. फ्रेंच ऑलरेडी यहाँ पर रह रहे थे, फ्रेंच से भी ज्यादा हो गए इंग्लैंड से आए हुए माइग्रेंट्स के नंबर्स। लुइजियाना परचेज, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट इवेंट, इसकी थोड़ी सी डिटेल में अभी बात करेंगे। लुइजियाना परचेज opened up the first of the vast territories beyond the Mississippi. Oregon in 1860 had a population of 30,000 pioneers. पहले ऑरिगन में सिर्फ 30,000 लोग थे. About half of them had came from the Missouri and farther south Kentucky and Tennessee. तो ये जो सारा एरिया था ना, ये धीरे 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 इंक्रीज होता चला गया। पहले हमारे जो सेटलर्स थे सिर्फ इन एरियाज में थे, राइट, इन द कॉर्नर। धीरे धीरे ये सभी सेटलर्स एक्सपैंड होने शुरू हो गए, और इसके बाद एक मेजर इवेंट आया जिसको कि हम लुइजियाना परचेज कहते हैं, राइट। द डिस्कवरी ऑफ गोल्ड इन कैलिफोर्निया इन 1848, कैलिफोर्निया में बहुत सारा गोल्ड मिला था 1848 में। इट रिजल्टेड इन सच अ रश टू गोल्ड फील्ड्स दैट इन 1849 द 2000 Americans that constituted the population in February became 53,000. Can you imagine 53,000 by December the same year? We are talking about 1849. तो ये इवेंट, ये मेजर इवेंट की क्यों कैलिफोर्निया में पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई थी? दैट कैन बी द क्वेश्चन। व्हेन द टेरिटरी वाज एडमिटेड टू यूनियन एज अ स्टेट इन September 1851, just after 2 years, its population was at least 1,50,000. And in not much more than another 12 months it had become 250,000 in every part of America was represented in it. यही शायद वजह है कि पूरे अमेरिका में आप बहुत ही होमोजीनियस पॉपुलेशन देखेंगे। एक पर्टिकुलर एरिया में इस तरीके के लोग रह सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कह सकते हम, क्योंकि हर जगह सेटलमेंट हुआ था और हर सेटलमेंट से लोग आकर पूरे अमेरिका में हर जगह बसे थे, हर जगह सेटल हुए थे। सो लुइजियाना परचेज के बारे में डिटेल में बात करेंगे। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर. It was the acquisition of the territory of Louisiana by United States from the French First Republican in 1803. So which was the first Republican of America? That can be a good question. It was Louisiana.
ये सारे एरियाज जो कि यहाँ वाइट में हैं ये इनके अंडर में आते हैं। द लुइसियाना परचेज encompassed 530,000 acres of territory in North America that the United States purchased from France in 1803 for $15 million. You can imagine $15 million. तो अमाउंट आपको याद रखना है, एकर्स आपको याद रखना है, ईयर आपको याद रखना है, नेम ऑफ प्लेस लुइसियाना ये आपको याद रखना है अपने एग्जाम्स के लिए। तो वो तो मैंने आपको बताया था मिडल वेस्ट। इसके बाद फार वेस्ट एरियाज में भी प्रोग्रेस शुरू हो गई। सेटलमेंट ऑफ दिस होल रीजन इलस्ट्रेट्स स्ट्राइकिंगली द स्प्रेड ऑफ इंटरमिंगलिंग ऑफ एलिमेंट्स इन द पॉपुलेशन ऑफ ओरिजिनल 13 कॉलोनीज। ओरिजिनल तो 13 कॉलोनीज ही थी, लेकिन धीरे धीरे इनके वेस्टर्न एरियाज में पहले मिडिल वेस्ट में शुरू हुआ, फिर और दूर जाकर थोड़े और दूर जाकर और प्रोग्रेस होनी शुरू होती गई। Kentucky was an offspring of Virginia with many additions from Pennsylvania and North Carolina. तो अगर हम केंटुकी को ध्यान से देखें तो केंटुकी हम कह सकते हैं कि वर्जीनिया में से निकला था। वर्जीनिया के साथ केंटुकी धीरे धीरे डेवलप होना शुरू हुआ और उसके बाद धीरे धीरे और बहुत सारी एडिशंस होनी शुरू हो गई फ्रॉम पेंसिल्वेनिया एंड नॉर्थ कैरोलिना। Let us do a small revision with all the 13 colonies: New Hampshire, Massachusetts, Connecticut, Rhode Island, New York, New Jersey, Pennsylvania, Delaware, Maryland, Virginia, North Carolina, South Carolina, and Georgia. These were established, we know, by British colonists for a range of reasons. There were many reasons: pursuit of fortune, to escape from religious tendencies or prosecution in England, to the desire to create new forms of government and religion too. The 13 colonies founded along the eastern seaboard in 17th and 18th century were not actually the first colonial outposts on the American continent, but they are the ones where colonists eventually pushed back against British rule and designed their own version of government to form United States. तो ये कॉलोनीज ऐसी नहीं थी कि being the part of England they want to govern, they want to establish themselves in America, but they actually wanted their complete own rule. They wanted to run even from the rule and regulations and religious tendencies of England. That is why combinedly called New England. नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे यूनिफॉर्मिटी ऑफ अमेरिकन इंग्लिश। अमेरिकन इंग्लिश किस तरीके से बहुत ही होमोजीनियस है, चैप्टर 11 ही कंटिन्यू रहेगा। नो वन इज सपोज टू लीव द कॉन्सेप्ट ऑफ नोट मेकिंग। हैंड रिटन नोट्स जो भी बना रहे हैं मुझे बहुत अच्छा फीडबैक दे रहे हैं कि आप सब कुछ याद रहता है। तो अगर बाकी सबको याद रहता है हैंड रिटन नोट से तो आपको भी रहेगा। जिसने अभी शुरू नहीं किए अभी भी करिए, यू स्टिल हैव टाइम। I really want all of you to clear this exam, and for that purpose I am giving you so much practice of all the topics: history, literature, phonetics, and MCQ session. And MCQ sessions are being conducted on Telegram too, जिससे कि आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। जो भी सीरियस स्टूडेंट्स है, सीरियस एस्पायरेंट्स है, मैं चाहती हूँ सबका ये एग्ज़ाम क्लियर हो और बहुत ही अच्छे मार्क्स के साथ, अच्छी परफॉर्मेंस के साथ क्लियर हो। तो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करिए जहाँ पर डेली क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है सबका। और अगर आप वीडियोस को पढ़कर अच्छे से आंसर देंगे तो आंसर्स भी आप बिल्कुल ठीक करेंगे वहाँ पर। तो चैनल ज्वाइन करिए और बिल्कुल वर्सेटाइल डेवलपमेंट करिए अपनी। हर तरीके से आपकी डे एंड नाइट डेवलपमेंट होनी चाहिए इन डायरेक्शन ऑफ दिस एग्ज़ाम। प्लेलिस्ट्स को बिल्कुल इग्नोर मत करिए। जब भी आपके पास स्पेयर टाइम हो तो अब आपको किसी भी और तरीके से खुद को एंटरटेन नहीं करना है। यू जस्ट हैव टू वॉच ऑल दीज प्लेलिस्ट्स ऑन अ रिपीट मोड। अपनी प्रिपरेशंस को बहुत ही अच्छा रखिए। चैप्टर 11 हमारा अभी कंटिन्यू रहेगा और बहुत जल्दी फिनिश हो जाएगा। अपनी प्रिपरेशंस अच्छे से रखने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी है, हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं, वीडियोस को बार बार देखना है। जो भी मैं टेस्ट प्रोवाइड करूँगी उनके लिए अपीयर करिए और अपनी जो भी सेल्फ प्रिपरेशन करना चाहते हैं ओरिजिनल टेक्स्ट में आपको सजेस्ट करती हूँ, अगर पढ़ सकते हैं तो ज़रूर पढ़िए साथ साथ। यू विल फॉर श्योर क्लियर दिस एग्ज़ाम।